अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप में से एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए एंड आरएनए पर जो है एक लेक्चर दिया जाए। न्यूक्लिक एसिड्स जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उसका तीसरा बल्कि चौथा कहना चाहिए, चौथा एक बड़ा मेजर ग्रुप है। उससे पहले हमने प्रोटीन्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, लिपिड्स पढ़े और चौथा ये है। सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर नाम था इनका, फ्रेडरिक मिस्चर, एफ मिस्चर लिखा हुआ है, पूरा नाम उनका फ्रेडरिक मिस्चर था, जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को पस सेल्स, आपको पता है कि जब वाइट ब्लड सेल्स किसी बीमारी के अगेंस्ट फाइट करते हैं तो वो मर जाते हैं। जब बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स मर जाते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो पस पीप की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं, उसको कहते हैं। वहाँ से इन्होंने पस सेल्स में से वाइट ब्लड सेल्स लिए, वाइट ब्लड सेल्स में से उनका न्यूक्लिक एसिड निकाला और उन्हें मालूम हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है उसमें से निकलने वाला ये जो मादा है ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, तेज़ाबी प्रॉपर्टीज़ रखता है, इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स टोटल दो टाइप के हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको डीएनए बोलते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, इसे आरएनए कहते हैं। डीएनए क्रोमोसोम्स की शक्ल में होता है और ये सेल्स की न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये खासी बड़ी मिकदार में सेल्स के अंदर होता है। इसमें तमाम जीन्स हमारे लोकेटेड होते हैं जो हमारे किरदार कंट्रोल करते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये आपको पता है कि ये हमारे ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो अपनी कॉपी खुद तैयार कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके अंदर भी थोड़ी सी मिकदार में, लेसर अमाउंट, थोड़ी सी मिकदार में डीएनए मौजूद होता है। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी न्यूक्लिक एसिड की दूसरी किस्म है, ये न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर याद हो तो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक राउंडेड बॉडी है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसके अंदर आरएनए होता है। आरएनए साइटोप्लाज्म में भी आता है जब इसने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है। डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वहाँ से बाहर नहीं आता। अब ये जो आरएनए है ये स्मॉलर अमाउंट में साइटोसोल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो सोल्यूशन के जैसा है उसके अंदर होता है। यहाँ पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जिनके साथ ये कंबाइन करके प्रोटीन बनाता है। अब अगर हम देखें कि न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो दो किस्में हैं, तो ये बनी किस चीज़ से हुई हैं? ये बनी हुई हैं न्यूक्लियोटाइड से। जैसे एक दीवार ईंटों से मिलके बनी है, उसी तरह ये जो हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। इनमें एक बड़ी नाइट्रोजनस बेस होती है, इसे कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस आगे से 4 तरह की हैं, इस वक्त आपको सिर्फ एडिनिन दिखाई हुई है। फिर इसमें एक शुगर लगी होती है जिसे कहते हैं राइबोज। इस राइबोज में से एक ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो ये डीएनए बन जाता है। राइबोज और जो डीऑक्सीराइबोज है दोनों में सिर्फ एक ऑक्सीजन का फ़र्क है कि राइबोज में एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम है। जो आरएनए है उसमें राइबोज शुगर पाई जाती है, जो डीएनए है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। फॉस्फेट ग्रुप, इसको कहते हैं PO4-, ये 3 लगे हुए होते हैं, 1 2 3, और यहाँ माइनस साइन आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन एटम के पास जो है इसके एक अलग इलेक्ट्रॉन जो है इसने कैरी किया हुआ है, इसलिए नेगेटिव साइन है। ये बॉन्ड है जिसकी वजह से ये तीनों फॉस्फेट ग्रुप आपस से जुड़े हुए हैं और एक दूसरी ऑक्सीजन ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड बनाया होता है। तो फॉस्फेट, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, 4 में से कोई सी एक लगी हो तो ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर आपको पेपर में सवाल आता है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ये है। न्यूक्लियोटाइड की ये किस्म एटीपी भी कहलाती है जो कि हमारी एनर्जी करेंसी है, जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं सेल्स के काम करने के लिए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसके बाकी के स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड जो है ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, असल में इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड जो है वो लगा होता है। जैसे हमारी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी है, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जबकि आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड के थ्रू मिलकर बना होता है। और क्यों इसका फ़र्क है कि जो डीएनए है उसमें यहाँ एक ऑक्सीजन कम होगा तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाएगी, जबकि जो आरएनए है उसमें यूँ पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही जाता है, उसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपको बता रहे हैं कि हर जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। 5 कार्बन मोनोसैकेराइड जो कि हमारी शुगर है, इसको पेंटोज शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम है। ये देख लें आप, कार्बन एटम नंबर 1
कार्बन एटम नंबर 2, कार्बन एटम नंबर 3, कार्बन एटम नंबर 4, कार्बन एटम नंबर 5। तो राइबोज शुगर हो या डीऑक्सी राइबोज शुगर हो, ये असल में किसकी किस्में हैं? ये पेंटोज की हैं। पेंटोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है। क्यों इसको पेंटोज बोलते हैं? क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम है। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस लगी होती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह की होती हैं। जो बड़े साइज़ की होती हैं उनको कहते हैं प्यूराइंस, और जो छोटे साइज़ की होती हैं उनको कहते हैं पायरीमिडीन्स। प्यूराइंस डबल जो स्ट्रक्चर है रिंग वाला, उसके ऊपर मुश्तमिल होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है। तो प्यूराइंस 2 हैं, एक एडिनिन है और दूसरी का नाम है गुआनिन। और सिंगल वाली जो है वो भी 2 हैं, साइटोसिन और इसके अलावा थायमीन। एक और भी है यूरासिल, जो कि आरएनए में पाई जाती है, लेकिन हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके स्मार्ट सिलेबस में वो नहीं है। तो जनाब यहाँ पे हमने देखा कि एक नाइट्रोजनस बेस राइबोज शुगर के साथ लगती है, 3 फॉस्फेट उसके साथ लगते हैं, तो पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड अगर एडिनिन उसमें है तो वो एटीपी भी बना सकता है, एएमपी भी बना सकता है, एडीपी भी बना सकता है। अब वो कैसे? ये देखें, कंपोनेंट्स ऑफ एटीपी न्यूक्लियोटाइड। अगर एडिनिन हो, राइबोज हो और सिर्फ एक फॉस्फेट लगाओ, तो क्योंकि इसके पास एक फॉस्फेट लगा है तो इसको हम कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब होता है एक, और इसको हम छोटा करके लिखेंगे एएमपी। अगर एडिनिन राइबोज एक फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट लग जाए, टोटल 2 फॉस्फेट हो गए, तो हम इसे कहेंगे एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। डाई का मतलब होता है 2, तो इसलिए हम इसको छोटा करके लिखेंगे एडीपी। और अगर टोटल 3 फॉस्फेट पूरे हो जाएं, अब मज़ीद फॉस्फेट नहीं लग सकता, कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। तो हमारी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो 4 तरह की होती हैं, एडिनिन, गवानीन, थायमीन, साइटोसिन। एडिनिन और गवानीन डबल रिंग वाली हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, ये डबल रिंग ऐसा होता है। और जो हमारी सिंगल स्ट्रक्चर वाली हैं उनमें एक ही रिंग पाया जाता है, यानी वो आपको कुछ इस तरह की दिखेंगी, एक ही रिंग उनमें होगा। जितनी एक जो डीएनए है उसमें एडिनिन होगा उतना ही थायमीन होगा, जितना ही गवानीन है उतना ही साइटोसिन होगा, क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेस जो है ये आपस में जोड़े बना लेती हैं, बॉन्ड बनाकर जो है ये इकट्ठा रहती हैं। अब यहाँ थोड़ी सी जो डिटेल्स हैं आपको बताना वो ज़रूरी है कि हमने 4 बेसिस पढ़ी, 2 पायरीमिडीन्स सिंगल रिंग वाली, 2 बड़ी प्यूराइंस, इनको जो है हमने कहा है एडिनिन एंड गवानीन। एडिनिन को ए से लिखते हैं, गवानीन को जी से लिखते हैं, और जो छोटी हैं उसमें साइटोसिन को सी से लिखते हैं, थायमीन को टी से लिखते हैं, यूरासिल आरएनए में पाई जाती है, इसको यू से लिखते हैं। तो ये जनाब फॉस्फोरिक एसिड जो है ये उस तरह से आपस में बॉन्ड बनाकर इकट्ठे रह लेती हैं, और इनका जो आपस में बॉन्ड बनता है वो एस्टर लिंकेज बनता है। केमिस्ट्री में इस तरह के बॉन्ड जो बनते हैं उसको एस्टर लिंकेज कहते हैं, जहां हाइड्रोक्साइल ग्रुप पेंटोज शुगर का इस्तेमाल होता है। इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू पोजीशन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच्ड टू कार्बन एट पोजीशन नंबर 5। ये मैं अब आपको यहाँ से बताना चाहूँगी। ये देखें, कार्बन एटम नंबर 1 है, इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है। जो हमने अभी बात की कि हमारा जो नाइट्रोजनस बेस है वो कहाँ लगती है, कार्बन एटम नंबर 1 पे लगती है। अब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के साथ ये फॉस्फेट जो लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है, तो जब फॉस्फेट के साथ हाइड्रोजन भी है टोटल मिल के इस कार्बन के साथ लग रहा है, तो इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। जो हमने यहाँ अभी बात की है कि फॉस्फोरिक एसिड इसके साथ लगा हुआ है, ये देखिए H3PO4, और ये कहाँ लगा हुआ है, ये कार्बन एटम नंबर 5 पर लगा हुआ है। अब जो लास्ट लाइन्स हैं, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ बेस एंड अ पेंटोज शुगर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। अगर कंपाउंड को हम देखें कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, अगर सिर्फ बेस और पेंटोज शुगर लगी हो तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। यानी ये देखिए, ये बेस है और ये शुगर लगी हुई है, अगर ये सिर्फ इतना स्ट्रक्चर है तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड।
अगर इसके साथ एक जनाब फॉस्फेट लग गया तो फिर इसको हम मोनोफॉस्फेट, अगर 2 लग गए फॉस्फेट तो हम इसे कहेंगे डाईफॉस्फेट, अगर 3 लग गए तो हम इसे कहेंगे ट्राईफॉस्फेट। इससे ज़्यादा फॉस्फेट इसमें नहीं लग सकते हैं। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। और जो डीएनए है उसमें, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ होता है कार्बन एटम नंबर 2 पर, यहाँ ये ऑक्सीजन डीएनए में नहीं होती, तो इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, लेकिन ये डीएनए में पाई जाती है। जबकि ये आरएनए के मुताबिक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन लिखी हुई है, ये राइबोज शुगर है। इसके साथ हमारा लेक्चर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, जो कि इतना ही था आपके सिलेबस में, वो ख़त्म होता है।